जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम। अगर आप किसी भी अच्छी डायरेक्शन में काम करते हो हार्डवर्क के साथ और आप जैसा सोचते हो तो डेफिनेटली वैसा ही होगा। अगर आप नेगेटिव मन से काम करते हो या आप किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हो तो वो शायद ही होता है, वो कभी नहीं होता है। इसीलिए बी कॉन्फिडेंस और अच्छा सोचें और मेहनत करें। दिस इज सुदीप कौशिक। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर कौशिक। और आज मैं यहाँ पे बात करूँगा, बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेरीज आ रही थी कि एक एसएससी के जीडी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, उसके बारे में बताओ। तो मैं आज यहाँ पे एसएससी जीडी के बारे में बात करूँगा कि एसएससी का किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और क्या क्या रिसोर्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो कंप्लीट डिटेल में बहुत अच्छे से जानेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और बहुत सारे आपको मैं टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ डील करना है और कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे मेंटेन रखनी है। अब सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा इसके प्रोसीजर और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में ब्रीफ में बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते हो कि एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जीडी का, जिसके थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं। मे बी कभी कभार तो 50,000 के करीब होती हैं, जैसे इस बार 25,000 के करीब हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, आप बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ है और आसाम राइफल्स है और एनआईए है, सीआईएसएफ है। इन सब में आप एज अ कांस्टेबल रिक्रूट होते हो। बहुत ही प्रेस्टिजियस फोर्स और बहुत ही अच्छी नेशन को सर्व करने का मौका मिलता है आपको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, इसीलिए आज मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले ये कि जो भी स्टूडेंट्स 10th पास आउट हो जाते हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। और मेन चीज़ ये आपको 18 एज होनी चाहिए अगर आप कोई भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। तो जैसे ही आप 10th पास करते हो तो इस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और मे बी हर साल कई बार 2-2 साल के गैप में ये फॉर्म्स आते हैं। तो और बहुत सारे बच्चे इससे सिलेक्ट होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपके फॉर्म सबमिट होते हैं उसके बाद 2-3 महीने के बाद ये जब भी एसएससी डेट प्रोवाइड करता है, तो क्योंकि हम प्रेजेंट में 2021 में वीडियो बना रहे हैं तो मैं मेन 2021 एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा, जो कि अपकमिंग इन 2 मंथ्स में है। आने वाले 2 महीने में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, एसएससी कराएगी उसे। आई थिंक नवंबर में कंडक्ट कराएगी। तो इसीलिए 2 महीने रह गए हैं, मतलब करीब 60 दिन रह गए। तो आपको मैं बेस्ट अप्रोच दूंगा और एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिकल वे, कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट डील करने चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं इसमें 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं एग्ज़ाम में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कई बच्चे इंग्लिश लेते हैं और कई बच्चे इंग्लिश की जगह पे हिंदी भी सिलेक्ट करते हैं। और जो मार्क्स का वेटेज रहता है वो इस प्रकार रहता है कि 25 क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से और 25 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब ये है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो मैं यहाँ पे बेस्ट अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से 80+ स्कोर कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं सीजीएल से सिलेक्टेड हूँ तो मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, और मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है और क्लियर भी किया है। लेकिन प्लीज़ आप हर वीडियो पे कमेंट आता है आपके पे कि मैंने बहुत सारी सीट्स वेस्ट करी हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई भी सीट वेस्ट नहीं करी। रिटन देता था, मैं रिटन के बाद डीबी में नहीं गया हूँ। जब से सीजीएल फाइनल हुआ है किसी भी डीबी में नहीं गया मैंने। और इतना सेंसिबल मैं भी हूँ और मैं भी ये सारी चीज़ें जानता हूँ कि एक वैकेंसी की इम्पोर्टेंस कितनी होती है और एक बच्चा कैसे सिलेक्शन लेता है। मैं भी बहुत कोई बड़ी अमीर फैमिली से नहीं हूँ, जो कि मैं जानता नहीं हूँ कि किस तरीके से तैयारी करते हैं लोग और किस तरीके से घर से पैसा आता है, कैसे कैसे रहते हैं। और एक एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ है कि एसएससी का सबको पता है कि पेशेंस लेवल कैसा होता है, कितना चेक करती है वो, कि आपको 2-2 साल तक वेट करा देगी एक एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाएगा तो सब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं वो। इवन आप एसएससी जीडी के लिए जैसे एलिजिबिलिटी 10th क्लास है, फिर भी इसमें क्या होता है कि एसएससी सीजीएल वाले बच्चे आएंगे, सीएचएसएल वाले आएंगे, सीपीओ वाले आएंगे, मतलब हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई कर देता है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि ये स्पेशली जीडी वाले देंगे या ये सीजीएल वाले देंगे। कंपटीशन अच्छा रहेगा इस एग्ज़ाम में भी, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है एक बहुत ही अप्रोच के साथ। और कभी भी कट ऑफ क्लियर करने की ना सोचिए। किसी भी एग्ज़ाम में बैठो आप, ऐसा नहीं है जीडी में, हमेशा कोशिश करना कि आपका स्कोर 90% एबव रहे। चाहे आप कुछ आता है आपको या नहीं आता है, हमेशा कोशिश करिए कि मैं पढ़ाई करूं अच्छे से और अपना स्कोर 90+ कर लूँ।
क्योंकि जब आपको फाइनल मेरिट में जाओगे, कट ऑफ क्लियर हो गई, आपके 1-2 मार्क्स हैं, फाइनल मेरिट में जाओगे, आउट हो जाओगे आप। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि आप किस तरीके से 80+ स्कोर कर सकते हो। अपने मार्क्स का वेटेज जान लिया कि कितने सेक्शन होते हैं, तो मैं अब आपको सेक्शन वाइज तैयारी बताऊंगा किस तरीके से एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, क्योंकि 60 दिन रह गए हैं। तो 60 दिन आपको पूरी जोर और जान से मेहनत लगानी है, 60 दिन में क्लियर करना है। अगर आपने ये 60 दिन मेहनत कर ली तो यकीन मानिए आपके आगे के 60 साल अच्छे निकलेंगे, और नहीं तो फिर आपको भटकना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं और लास्ट तक जान सकते हैं आप कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब मैं 1 बाय 1 आपको सिलेबस वाइज बताता हूं और सब्जेक्ट वाइज की किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी तो ऑल्टरनेट रहता है, आपका चॉइसेबल रहता है, आप चॉइस कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर रखना है आपको और क्या क्या। और जैसा कि मैं सिलेबस देख पा रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों के पास सिलेबस होगा, जिसके पास भी नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकता है डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट पे जाके। यहाँ पे एक सिलेबस कॉर्नर बना होता है, आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही दिया है एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस। तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही ये ओपन करोगे तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगी एसएससी के सिलेबस की। इसके बाद मैथ का सिलेबस है तो बहुत ही ब्रीफ सिलेबस है, बहुत ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आएगा कि आपको ये लगे ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ज्योमेट्री इसमें है नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स वेटेज कवर करेगा आपका वो चैप्टर्स करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। सबसे ज़्यादा ये वेटेज करेंगे। और भी चैप्टर हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, और आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ये इतने ही चैप्टर्स हैं, इन्हीं से आएगा। लेकिन अब इसमें एक सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपको कैलकुलेशन पे अपना बहुत ध्यान रखना है। एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो कैलकुलेशन का होता है। आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर 10th क्लास इसकी एलिजिबिलिटी है तो वो आपसे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कैलकुलेशन अच्छे लेवल की पूछ सकता है, क्योंकि अगर आप जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कैलकुलेशन तो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, जो भी टीचर अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि पढ़ाने के लिए ऐसा तो है नहीं कोई अगर टीचर पढ़ा देगा तो आपको एक ही बार में सब आ जाएगा। तो आप पहले चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद लास्ट में मैं अभी बताऊंगा कि फिर प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है और आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे जो मेन चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, और ये सारे आपस में कोरिलेटेड चैप्टर हैं। अगर आपको परसेंटेज आता है तो परसेंटेज पूरे मैथमेटिक्स में हेल्प करेगा, और आपको ये जानने का भी मौका मिलेगा कि आप रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे परसेंटेज यूज़ कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट में भी परसेंटेज यूज़ होगा, मेंसुरेशन में भी होगा, तो आप इसे बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे मेन काम है कि आपको कहीं से एक बार थोरो पढ़ लेना है। अगर आप किसी टीचर से भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करो कि ये जो सिलेबस है इसके थ्रू आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ और वहाँ से प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप वो कोर्स करो, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, एक जो स्मॉल बेसिक्स फार्मूलेज होते हैं वो जानने का मौका मिलेगा। जैसे परसेंटेज में या सीआई में कोई भी फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का अगर फार्मूला है तो वो सारे जानने के आपको वहाँ से मिलेंगे। तो इस तरीके से पहले तो एक मैथ का आपको ओवरव्यू लेना है और कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे आप 9th और 10th पढ़ के करो और चाहे आप किसी भी टीचर से करो। और उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं इतने ज़्यादा खास कोई चैप्टर्स नहीं है, तो रीजनिंग तो बहुत सारी यूट्यूब पे मैराथन भी पड़ी हुई हैं। तो रीजनिंग में क्या होता है, फिक्स फॉर्मेट होता है। जैसे क्या होगा, 2 क्वेश्चन 25 में से पेपर फोल्डिंग के आएंगे। ये सारे इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन है। अगर आप इमेजिन अच्छे से कर पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो, इसमें कोई कंसेप्ट, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। 2 क्वेश्चन इसके आएंगे, पेपर फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया। तो मिरर इमेज में क्या है, आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी। यही चीज़, इसी को रीजनिंग कहते हैं, इसी को एबिलिटी कहते हैं कि आपकी जो जनरल एबिलिटी चेक करी जाती है वो इस तरीके से की जाती है। और जैसे वाटर इमेज हो गया, जैसे नंबर सीरीज़ है तो उसमें फिक्स पैटर्न है, कई कबार सीरीज स्क्वायर की दी होगी आपको, ठीक है। फिर आप करोगे कि स्क्वायर प्लस माइनस 1 की होगी। तो ये आपको हर जगह यूट्यूब पे मिल जाते हैं, फिर भी आपको नहीं मिलते हैं तो मैं जैसे मैंने कई जगह लिख रखे हैं जो जीडी के टॉपिक वाइज हैं, तो मैं आपको उनके पीडीएफ में या वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो रीजनिंग का। ये तो मैं अभी आपको एक सिलेबस का तौर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा, वो मैं आपको लास्ट में भी डिस्कस करूँगा।
तो इस तरीके से आप रीजनिंग कर सकते हो यूट्यूब पे, और कैरीविल ऐप पर भी कर सकते हो, और शायद कैरीविल ऐप, कैरीविल टावर करके चैनल है, वहाँ पे फ्री में भी रीजनिंग है। तो जो जो ये टॉपिक्स हैं वही करें, एक्स्ट्रा ना करें टॉपिक। जीएस के बारे में बताता हूँ आपको कि जीएस में जैसे क्या है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट तो सारे ही हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, और करंट अफेयर्स है, और ये सिलेबस भी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो आपको जीएस क्या करना है, अब मैं जीएस में थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ आपको, ब्रीफ में बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से करना है। जीएस में क्या करो, जैसे पॉलिटी है, जैसे ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। अब ये मैंने तो अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी तो उसमें बनाए थे, लेकिन अब जैसे एक स्टार्टिंग से मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हो, जैसे कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कितने, क्योंकि एसएससी जीडी में वन लाइनर आएगा, कोई ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा या आपको कंसेप्ट लगाने, वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा। कुछ नहीं होगा तो ये पूछ लेगा कि ये आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या है, ठीक है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या है, और आपको प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सारी चीज़ें आपको पूछ लेगा, एक्ट ऑफ 8061। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में पता होनी चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट। तो आप क्या करो, कोई छोटी नोटबुक लो, उस पर ये सारे पॉइंट लिख सकते हो, जो भी सारे पॉइंट्स है, किस किस देश से कौन कौन सी चीज़ ली गई है हमारे संविधान में, यूएसए से क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है। अब ये मैंने अपने नोट्स बनाए, ये तो डीप डिटेल्स में नोट्स हैं, लेकिन आपको पॉइंट वाइज कहाँ से मिलेंगे ये मैं बताता हूँ। आपको सबसे अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको ल्यूसेंट में, वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे ये सारे आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स तो 350 से ज़्यादा है, तो आप ये तो है नहीं कि 350 के आर्टिकल ही करते रहोगे तो 60 दिन इसी में निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेन आर्टिकल लिखने हैं। जैसे आर्टिकल 61 हुआ, वो होते हैं शपथ वाले हैं, कौन किसे शपथ दिलाता है, हाई कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाता है, कौन किसको रेजिग्नेशन लेटर देता है। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे सिटीजनशिप का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ओथ का इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट को आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पता होना चाहिए कि 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद आपको सीएजी पता होना चाहिए कि 147 से 150 तक सीएजी है। और उसके बाद आगे आपको स्टेट के हाई कोर्ट पता होना चाहिए कि 214 से 231 है। उसके बाद आपको स्टेट सर्विस कमीशन और यूपीएससी पता होना चाहिए किस में आता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पता होना चाहिए आपको 324 से 329, और ये शायद आप 3 से 4 पेज में बना लोगे। आप ल्यूसेंट उठा के देख सकते हो, वन लाइनर ही बनाना है आपको। फिर आपको ये पता होना चाहिए किस के थ्रू आप अमेंडमेंट कर सकते हो, आर्टिकल 368 के थ्रू। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बोल के इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आपको एक तरीका पता चले। लिखना पड़ेगा आपको अपने हैंड्स रिटन नोट्स में। ये तो पॉलिटी का जैसे मैंने बताया, इसी तरीके से आपका हिस्ट्री का, जैसे मिडवल इंडिया हुआ या मॉडर्न इंडिया, जो भी है आप एक सीक्वेंस वाइज लिख लो सारे, जो भी जैसे किस किस राजा ने शासन किया। अगर आप 1826 से बात करो, बाबर से लिख सकते हो, फिर बाबर के बाद कौन आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, ऐसे मतलब इस तरीके से आप सीक्वेंस में लिख सकते हो। यही तरीका है सबसे बेस्ट, और आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री में क्वेश्चन बनेंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर पूछ लेगा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता से पूछेगा कुछ, तो इसमें क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब आप उठाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर पेपर के। तो ये पैटर्न रखना है आपको जीएस का। तो आप ल्यूसेंट उठा सकते हो, वन लाइनर। इसके साथ साथ ल्यूसेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, घटना चक्र लेनी है। उसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश क्या है, बहुत ही बेसिक इंग्लिश आएगी 10th क्लास की लेवल की। अब बेसिक इंग्लिश में क्या है, आप अगर चाहो तो 10th क्लास की ग्रामर की बुक पढ़ सकते हो, रेड एंड मार्टिन की बुक है, उसे आप पढ़ सकते हो, वहाँ से इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। और क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी वोकेबुलरी तो याद होनी चाहिए। और इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आता है, जैसा कि इंग्लिश का भी सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश का सिलेबस सिर्फ इतने लिखा है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको ही पता है कि आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, और प्रीपोजिशंस का यूज़ आना चाहिए, किसके बाद टू लगेगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, वोकेब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वोकेब आती है आप उससे भी क्लियर कर जाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें ऑप्शनल होता है। तो सबसे जो इजी पड़ता है इंग्लिश से भी वो पड़ता है हिंदी। अब जैसे मुझे तो मतलब हिंदी इतनी नहीं आती कंपटीशन लेवल की, लेकिन मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था तब देखी हुई थी हिंदी, कि मेरे ही जानने वाले एक फ्रेंड थे, और उनका एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उनके हिंदी में 25 में से उन्होंने 24 क्वेश्चंस बनाए थे। बहुत ही इजी हिंदी आती है। आप इवन पैसेज आएगा तो कैसा आएगा, पूरी कहानी लिखी होगी, उसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने, नीचे आंसर दिए। और कोई भी हिंदी तो अपनी आम चाल बोल की भाषा है, तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से कि कोई भी सेंटेंस लिखा है तो इसमें गलती कहाँ है, और कोई भी सेंटेंस ऑड लग रहा है तो उसमें पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे जो ऑप्शनल जाना रहता है वो हिंदी पे जाना रहता है, क्योंकि इंग्लिश में आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कोई वोकैब नहीं आई। कई बार एसएससी का कुछ फिक्स होता नहीं, कोई भी वोकैब डाल देते हैं,
तो वो आपको याद रखना है कि हिंदी करना है या इंग्लिश। वैसे आपको ऑप्शनल है, तो आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है हिंदी, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। और टारगेट बना के रखना है आपको कि मैथ में 25 क्वेश्चन है, मिनिमम 23 to 22 आपको सही करने हैं। रीजनिंग में 25 है, तो 25 में से कोशिश करिए 25 के 25 सही हो जाए। फिर भी एक आध दो क्वेश्चन आउट हो जाते हैं तो 23 तो आपको सही करने हैं। तो मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए, मैथ और रीजनिंग में आपको 45+ मार्क्स अटेन करने हैं। उसके बाद जीएस एक ऐसा कंपोनेंट है, जीएस में कोई भी मार्क्स बहुत ज़्यादा हिट नहीं कर पाता है। बहुत लक्की होते हैं कि जिनका पढ़ा हुआ एक ही एग्जाम में फंस जाता है। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ आज तक इतनी जीएस पढ़ने के साथ, कभी भी कई बार तो मेरे सिंगल डिजिट में भी मार्क्स रह जाते हैं। हिंदी में आप कोशिश करें कि आपके 24 क्वेश्चन सही हो जाए। जब जिस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे जो जानने में वो कर सकता है 24, तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। तो आप देखोगे 45 + 23 भी मान लो आप 68, और अगर जीएस में आप 25 में से 15 भी सही करते हो तो 83+ आपका स्कोर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है कि आप अपना स्कोर है वो 80+ स्कोर कर सकते हो। और यकीन करिए अगर आप 80+ स्कोर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरिट आउट होंगे। फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इतनी कट ऑफ कभी भी नहीं आती, उसके बाद थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी होता है, उसमें भी मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आप इस तरीके से अगर काम करते हो तो आप 80+ स्कोर कर सकते हो किसी एसएससी जीडी एग्जाम में। सबसे मेन जो चीज़ होती है जिसे आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो वो है प्रीवियस ईयर पेपर प्लस प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, जैसे ये सारी चीज़ तो मैंने बता दी आपको कि इस तरीके से आपको डेली पढ़ाई करनी है, पूरा रूटीन ये रखना है, और सब्जेक्ट कैसे कैसे किस तरीके से पढ़ने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ मैंने बता दी। अब आपको क्या करना है कि डेली आपको एक प्रैक्टिस पेपर लगाना है। अब प्रैक्टिस पेपर मेरे हिसाब से तो आप किसी कोचिंग के ना लेके क्या करें, आप प्रीवियस ईयर लें, जिसमें कि क्या है आपको 2019 के 40 पेपर मिलेंगे। मैंने आज ही देखा कि 40 पेपर अवेलेबल हैं 2019 जीडी के, और उससे पहले भी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है कई बार, तो उसके पेपर प्लस एमटीएस के पेपर, एमटीएस के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, क्योंकि एमटीएस और इसकी एलिजिबिलिटी सेम रहती है, लगभग एग्जाम पैटर्न भी सेम रहता है, तो ये आपको पेपर लेने हैं। तो लगभग आपके पास 70 से 80 पेपर हो जाएंगे। अब आपको ये करने कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब 80 पेपर हो जाएंगे तो आप 80 × 100 करोगे तो लगभग 8000 के करीब क्वेश्चन हो गए, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके पास लगभग 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो कितना भी पढ़ लेना, बुक से कितने भी नोट्स याद कर लेना, कितना भी किसी भी टीचर से पढ़ लेना, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आप एकदम शौक रह जाओगे जब आपके मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए जब प्रैक्टिस सेट करोगे, आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे, जैसे आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाया 100 क्वेश्चन का, तो एक दिन में टारगेट कीजिए कि आपको एक पेपर तो करना ही करना है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि टाइमर लगा के करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप टाइमर लगा के करो। स्टार्टिंग के आप 20-25 दिन क्या करो, पहले अपना पूरा पेपर सॉल्व करो। अब पेपर सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है मेरे अकॉर्डिंग, वो ये है कि आपने जैसे 100 क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे रीजनिंग उठाई, रीजनिंग के आपने एक लाइन से क्वेश्चन पढ़े, 25 के 25 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आप साथ साथ टिक लगाते जा रहे हो, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो मेरा कहना क्या है कि आप अपना सबसे पहले स्कोर चेक ना करें कि कितना स्कोर आया। सबसे पहले आप अपना तुरंत ही क्वेश्चन, जैसे आपने लगाया क्वेश्चन पढ़ा दिस आपने कहा ए आंसर होगा, तो आप तुरंत पलट के देखें पीछे ए है या नहीं, सही है तो ठीक है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छेड़ो और आपको पता है कि तरीका सही लगा। ऐसे ही दूसरा तीसरा जो भी आप सही करते जा रहे हो उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं। जैसे आप 10th क्वेश्चन पे पहुंचे, आपने ये क्वेश्चन किया, आपको लगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, पेंसिल रखो साथ में, पेंसिल से उसे टिक लगा दो और साथ में उसका सॉल्यूशन जरूर देख लो। आप ये नहीं कि सॉल्यूशन आपको छोड़ना है, पेंसिल से टिक लगा लो आप। ऐसे ही करते करते आपको सारे उसमें क्वेश्चंस में आपको टिक लगाना जो आपको नहीं आते। अब जैसे एक बार पेपर 100 क्वेश्चन हो गए, तो इंग्लिश के, रीजनिंग के, हर सेक्शन से मान के चलो 5-5, 10-10 जितने भी क्वेश्चन निकले, तो आप पे वो आते तो थे नहीं, आपने तो गलत किए थे, आंसर देखा था। फिर आप क्या करो, उसी पेपर को एक ही दिन का बता रहा हूँ आपको, जब मैं एक पेपर आप सॉल्व करने बैठ रहे हो वही तरीका बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही आपको क्या करना है कि दोबारा से फिर आप बैक पे जाओगे, तो 1 से लेकर 100 तक फिर से दोबारा पढ़ोगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता था, आपने पढ़ा करा, ठीक है, वो तो पहले ही सही था, तो आपका गलत तो होना ही नहीं है जब पहले ही कंसेप्ट आपको आता है। 8th पे आप अटके थे, तो 8th पे आप अटके थे, लेकिन उसके बाद भी क्या था, आपने सॉल्यूशन देखा था, तो सॉल्यूशन देख के क्या है कि आप अच्छे से कर पा रहे हो उसे, तो आपको 8th की क्वेश्चन की अप्रोच पता चल गई कि ये मेरा पहले गलत हुआ था, मैंने आंसर देखा था, ऐसे नहीं ऐसा होगा। तो आपने दूसरी बार में क्या होगा, ऑलमोस्ट सभी सही हो जाएंगे क्योंकि सबके सॉल्यूशन पता है आपको। लेकिन उसी टाइम क्या करना है, आपको बैक फिर जाना है तीसरी बार करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता पहली बार में आपको 1 घंटा लगा होगा, 15 मिनट
सारे क्वेश्चन है ना, 100 के 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगी अगर आप इस तरीके से कर सकते हो। तो प्लीज़ आपको टारगेट रखना है कि एक पेपर 3 बार सॉल्व करना है, इसी को एनालिसिस कहते हैं। इंग्लिश का करा आपने, इंग्लिश में जो भी वर्ड्स निकले एक अलग कॉपी रखो डाउट्स की, जो क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो वो उस सारी कॉपी पे डाउट लिखते चलो। जब एग्ज़ाम में जाओगे आप उससे 2 दिन पहले रिवाइज करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और इसीलिए और ये ना सोचा कि ये छोटी छोटी चीज़ करने से क्या होगा, हमेशा याद रखना छोटी छोटी चीज़ों से ही परफेक्शन आता है, लेकिन जब परफेक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, तो जब परफेक्शन आ जाएगा तब आप अच्छे से एग्जाम कर पाओगे, फिर आप उसे छोटा नहीं कह सकते। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये तो रहा आपका पेपर करने का तरीका, और पेपर आपको डेली करना है, चाहे आपको सिलेबस आता है या नहीं आता है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं पढ़ा आपने, सॉल्यूशन देखो उसका, सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं आ रहा तो किसी फ्रेंड से डिस्कस करो, फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे भी, मैथ का कोई भी डाउट है, इंग्लिश का कोई भी डाउट है तो वो मुझे भी आप सेंड कर सकते हो मेरी मेल ID पर, और मैं वो भी डिस्कस कराऊँगा। और मे भी आगे चल के मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस भी कराऊंगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये पेपर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप SSC GD के SSC CGL भी क्लियर कर दोगे अगर आप ये तरीका रखोगे। तो ये तो रहा पेपर करने का तरीका। अब आपको क्या करना है, 60 से 65 दिन रह गए, 40 दिन तक आपको डेली एक एक पेपर सॉल्व करना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा करो, लेकिन एक से कम नहीं कर सकते हो, चाहे आपकी कैपेसिटी है, यानी एक पेपर में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इसीलिए 40 दिन तक करने हैं। उसके बाद आपको डेली 2 से 3 पेपर करने हैं, मतलब 300 क्वेश्चन करने हैं। और चाहे आपने ये एक पेपर आप 3 बार कर रहे हो, वो 3 भी 3 बार ही करोगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट अप्रोच है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा बहुत ही। और कभी भी एक गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखी है ये गलती करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा मैथ का, उसमें लिखा है 3 into 2 into 4 into 12 लिखा है, उन्हें तो पता है कि ये तो मैं कर लूँगा, मल्टीप्लिकेशन है, और नेगलेक्ट कर दिया। तो ये मत करना प्लीज़, ये करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसी चीज़ को प्रैक्टिस कहते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस से कभी भी बोरियत मत होना, और जिस भी काम से अगर तुम बोरियत हो जाओगे उस काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए जो काम डेली कर रहे हो तो वो डेफिनेटली वो आपको याद हो जाएगी। अगर आप डेली रिवीजन भी करते हो ना किसी चीज़ का याद ना करके, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई किस तरीके से कोर्स पढ़ना है, चारों सब्जेक्ट डिस्कस किए आपके साथ। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की अप्रोच बताई एक तरीके से, बहुत सिंपल वे में, शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो फॉलो मैं करता था, वही हर एग्जाम के लिए किए मैंने यही अप्रोच फॉलो। तो आप भी यही कर सकते हो GD के लिए भी। और GD को बिल्कुल भी छोटा मान के ना चलें, बहुत हल्का एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, आप क्लियर करोगे और आपको अच्छे से जॉब भी मिलेगी। बहुत अच्छी जॉब है SSC GD की भी, और डेफिनेटली आपका स्कोर है वो 80+ ही रहेगा इस सब के बाद। तो इसीलिए आप इसी स्ट्रेटजी के थ्रू आप एक बार करके देखें। और आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं SSC GD की या SSC MTS की, उनके साथ ये बेस्ट अप्रोच आप शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसी और भी आगे बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आपकी जो भी डाउट्स हैं, मैंने जो पैटर्न बताया आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, तो इस सब के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो मेरी सबके साथ बेस्ट विशेस हैं, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें, क्योंकि SSC GD का पता है पेपर का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, 1 साल 2 साल। तो इसीलिए जब ये आपके हाथ में है तो इसे फुल तैयारी के साथ दें।